Every episode, a new voice, a new vision. वेलकम टू नजरिया द विजन। सियासत सिर्फ कुर्सी की कहानी नहीं होती। कभी कभी ये आवाज होती है उन लोगों की जिनके पास बोलने का मौका नहीं होता। आज हम बात करेंगे सिराथू की, उत्तर प्रदेश की, और उस नजरिए की जो जमीन से उठकर विधानसभा तक पहुंचता है। नजरिया द विजन में आज हमारे साथ हैं के पल्लवी स्ट्रक्चर पटेल। के सामने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो वॉइस बना। इट इज एज अ मिक्सचर, द फ्रैक्शन माइट वेरी। बोले डीपर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आइडियोलॉजिकल शिफ्ट तो थोड़ा बहुत यस, इट्स माना डेफिनेटली जाएगा इसको। डेफिनेटली दैट हैपेंड। यस। आप अपनी सियासत, अपनी राजनीतिक पहचान को कैसे आर्टिकुलेट कैसे करती हैं? रेजिस्टेंस या रिप्रेजेंटेशन या फिर रिफॉर्म? और इसीलिए लगातार तमाम विपक्षी दल जो हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि आप जातिवार जनगणना कराइए। इसको आप इन सरकारी जो संस्थानें हैं उनको आप बंद कर रहे हैं। और बहाना आप क्या बता रहे हैं? बहाना बता रहे हैं कि Loss सब पर। लॉस में है। वो सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करता है? छात्रों को। तो मैंने आज उनसे संपर्क किया और ये उनको बताने का काम किया कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन कैसे बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो रहे हैं जातिगत भेदभाव के नाम पर, अगर फोर्स्ड ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, अगर इंस्टीट्यूशंस में हम पीएचडी के स्कॉलर हैं और वाइवा में मेरे 2 नंबर आ रहे हैं तो मेरी पीएचडी पूरी नहीं होती, अगर मैं यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसरशिप के लिए इंटरव्यू देने जाती हूँ और मुझे एनएफएस कर दिया जाता है और मुझे नौकरी नहीं मिलती है, तो इन सब की जानकारी अगर व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचेगी ही नहीं तो आप बदलाव कैसे करें? लेकिन जिस फील्ड को और जिस विषय को लेकर के हम चले हैं, जिसकी हम बात करते हैं, सोशल जस्टिस की, शिक्षा की, सामाजिक न्याय को जमीन पर उतारने की, पॉलिसीज और पॉलिसीज बनने के बाद उनका नीचे उतरना और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, ये तो सरकार से हम ही पूछेंगे। हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती हैं। आपकी सियासत तो क्या ये ज्यादातर विरासत का एक्सटेंशन है या एक कॉन्शियसली इवॉल्व पॉलिटिकल इवोल्यूशन है? किसी भी एक लेंस या एक फ्रेम से मेरी सियासत को देखना मुझे लगता है कि थोड़ा डिपैरेजिंग होगा। इट्स लाइक देयर इज नो कंफ्यूजन और कोई डाउट भी नहीं है कि एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ मेरी एंट्री हुई है और जो मेरी व्यक्तित्व और मेरी सियासत का एक सबसे बड़ा सत्य भी है। लेकिन वो जो एक एंट्री है पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ, मैंने प्रयास किया है कि वो कहीं से भी स्टैटिक ना रहे। और अगर सही कहूं तो वो एक पिक्चर ऐसी है जो मिश्रण है आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ एंट्री। लेगेसी तो है, ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स लेकिन उसके बाद भी इवोल्यूशन आपका होता रहा एवोल्यूशन, है। यस एवोल्यूशन इज देयर बट दैट इज नॉट ऑटोनॉमस। दैट इज लाइक इस दौरान जो स्ट्रगल रहा है, चाहे एंटी बीजेपी आप चीज़ों को लेते हुए देख लें, चाहे सोशल जस्टिस को लेके देख लें, चाहे मेरी जो वोकल वॉइस रही है उसको लेकर के, तो एवोल्यूशन हुआ है। बट उस स्टैटिक आइडेंटिटी को मैंने रिफॉर्म किया है और थोड़ा चेंज करके प्रेजेंट किया है। सो दैट मीन्स आई से कि किसी एक फ्रेम में ढालना शायद गलत होगा, लेकिन जो एक पिक्चर निकल के आएगी वो मिश्रण होगा दोनों का। हाँ, दोनों चीजें सही हैं जी। इसके बाद ऑब्वियस क्वेश्चन जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आपका हराना, ये जो हराना है क्या एक इलेक्टोरल अपसेट माने इसको आप, या फिर एक डीपर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट के तौर से इसको देख सकती हैं आप? यस तो क्लियर कट आंसर नहीं हो सकता, बट देन आई सी कि जिस एक छोटे समय अवधि में चुनाव लड़ा गया, तो ये चुनाव का कद बहुत बड़ा था और जो मेरे ओपोनेंट थे उनका भी पॉलिटिकल कद बहुत बड़ा था। और ऐसे में अगर इस चीज की पुनरावृत्ति उस चुनाव अवधि के दौरान कई सीट्स पे हुआ होता तो मैं बोलती कि वो थोड़ा एक लाइक विचारधारा का शिफ्ट हुआ है। बट देन वहां पर इलेक्टोरल अपसेट, यस, और वो जो था उसमें जनता ने एक बड़े स्टैचर के सामने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो वॉइस बना और लोकल इश्यूज को, लोकल व्यक्ति को जिसने कनेक्ट किया। और ये कह सकती हूँ कि टू ब्रीफ अबाउट, हर बड़ी हार जो होती है वो मोटिवेशनल तो नहीं कहूँगी, इट्स लाइक
आइडियोलॉजिकल शिफ्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो अपसेट था वो बाय चांस भी नहीं था. सो इट इज लाइक अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बोथ. एंड अब 2027 में जब हम चुनाव में जाएंगे जी तो फिर देखेंगे और फिर एनालिसिस करने की जरूरत है कि इन दो फैक्टर्स में, क्योंकि अगर रिपीट होता है तो आप फिर डिसाइड कर पाएंगे. बट देन आई सी अगेन इट इज एज अ मिक्सचर, द फ्रैक्शन माइट वेरी. मतलब डीपर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आइडियोलॉजिकल शिफ्ट तो थोड़ा बहुत Yes, it's माना definitely जाएगा इसको. definitely that happened. Yes. आप अपनी सियासत, अपनी राजनीतिक पहचान को कैसे आर्टिकुलेट कैसे करती हैं? रेजिस्टेंस या रिप्रेजेंटेशन या फिर रिफॉर्म, किस तरह से? On these three, मतलब किसी भी पैरामीटर से आप फ्रेमवर्क में ले सकती हैं. okay. जी So if it is like resistance and representation and reform, so first I'll go for resistance. मेरी जो अभी तक की जो भी जर्नी रही है उसमें मैं बहुत वोकल रही हूँ और मैंने हर उस चीज के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है जो मुझे लगता है इस देश की जो एक संरचना है उसको डैमेज कर रही है. और फिर उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन भी मैंने, तो आई विल गिव रिप्रेजेंटेशन एज नंबर 2. एंड डेफिनेटली जब आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करके, रेजिस्टेंस करके, रिप्रेजेंट करके तो उसको रिफॉर्म आगे ले आते, देन इट बिकम्स अ रिफॉर्म. So this is how I will categorize. So resistance, then representation, and then reform. कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों को अवेयर करने के तौर पर आर्टिकुलेट किया आपने कि लोग अवेयर हों. See, मैं अवेयर हूँ और मेरी जो वॉइस है, जो मेरी विचार है, वो सामाजिक न्याय है. तो सामाजिक न्याय सबसे ज्यादा प्रभावित करता है उन लोगों को जो डिप्राइव्ड हैं, जी उन लोगों को जो मार्जिनल हैं. तो उनकी तो हक और अधिकारों की खुद जानकारी उनको भी नहीं है. तो मैं सबसे पहले इस चीज को बहुत वोकल होके करती हूँ ताकि वो समझें उसका रिप्रेजेंटेशन किस दायरे में करना है, उनकी शिक्षा से लेके करना है, उनके रोजगार को लेके करना है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को लेके करना है. रिप्रेजेंटेशन करती हूँ और फिर उसके बाद रिफॉर्म के क्या रास्ते हो सकते हैं उस पर भी वर्कआउट करती हूँ और सीधे सरकार से इन विषय पर, क्योंकि जनता ने मेरी भूमिका विपक्ष में तय की है, तो सरकार से मैं सवाल भी पूछती हूँ उस पर. अच्छा, तो देखा होगा आपने कि पॉलिसी तो अच्छी होती है, राइट. पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन इसके बीच में गैप होता है हमेशा. तो जब आप वहां तक पहुंची है, रिप्रेजेंट कर रही हैं आप, तो आपने देखा होगा बहुत कुछ कि कहाँ पर पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन में गैप है. तो सिराथू के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नजरिए से या यूपी के नजरिए से आप इसे किस तरह से देखती हैं? कहाँ कहाँ पे गैप देखती हैं? उत्तर प्रदेश जो इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा है जी और यहाँ से सीधे दिल्ली का रास्ता खुलता है. और उत्तर प्रदेश की एक सच्चाई है कि अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण है और सिराथू भी एक ग्रामीण क्षेत्र है. तो वहां पर जो रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है और जो वहां पर कास्ट डायनामिक्स है, वो दोनों ही बहुत ही अनइवन है. और ऐसे में आपको अगर मैं कहूँ कि कौन सी पॉलिसी, तो सबसे पहले इस पूरी सूबे में इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसीज अगर इसको डिफाइन करें तो आप बता सकते हैं कि एक परसेप्शन और लिव्ड रियलिटी के बीच की लड़ाई है. परसेप्शन कुछ और क्रिएट किया जाता है. सरकार बोल रही है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है, लेकिन लिव्ड रियलिटी क्या है? लिव्ड रियलिटी है कि 12वीं में पढ़ने वाले एक छात्र हेमंत पटेल को बनारस में उसी के विद्यालय में दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है. परसेप्शन क्या है? कि महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन लिव्ड रियलिटी क्या है? जो उन्नाव में हुआ, जो हाथरस में हुआ, जो मणिपुर में हो रहा है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज पॉलिसी बहुत है, कागजों पे बहुत है, सरकार बना रही है, लेकिन उसका जो एक उसको जो उतर करके जो परसेप्शन आप बना रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो इफेक्टिव कितनी है, इसका कोई भी आंकड़ा किसी के पास नहीं है. तो लिव्ड रियलिटी बहुत अलग है, जो जनता आपको बताएगी. न्यूज़पेपर्स में होता है, सोशल मीडिया में होता है, गवर्नमेंट के पेपर्स में परसेप्शन है. तो आपको लगता है कि मैंडेट, कम से कम अपोजिशन का मैंडेट तो मिले ही है आपको, जी. तो मैंडेट के बावजूद भी कोई किसी पॉलिसी पर डिस्कशन हो रहा होता है, तो डिसीजन मेकिंग में कहीं पर आप कुछ हिस्सेदारी आपकी होती है? देखिए, अभी आपने जैसे बोला कि ऑपोजिशन का मैंडेट हमको मिला है जी और जो सरकार में है उनको ऑब्वियसली एक दूसरे प्रकार का मैंडेट मिला है टू रन दी स्टेट. तो दोनों ही मैंडेट की अगर आप बात कर लें और या इस देश की राजनीति की बात कर लें, आज गठबंधन की राजनीति की बयार चल रही है. हर कोई गठबंधन की राजनीति कर रहा है
और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डायनेमिक सेट हो रही है इस देश की, कास्ट के बेस पर डायनेमिक सेट हो रही है। और कास्ट के बेस पर डायनेमिक्स इसलिए सेट हो रही है क्योंकि वो इस देश की सच्चाई है। 135 करोड़ लोग हों या 140 करोड़ लोग, जाति तो सबकी है। जाति को हम अपनी सत्ता में आने के लिए इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसी जाति डायनेमिक्स को इस देश को बेहतर बनाने के लिए, योजनाओं के लिए लागू करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो जो गठबंधन की सरकार बन रही है, या हम गठबंधन के रूप में ऑपोजिशन के डायनेमिक्स के रूप में बाहर बैठे हुए हैं ऑपोजिशन में, तो यहाँ पर एक बड़ा फैक्शन है, एक छोटा फैक्शन है। लाइक इन आवर ऑपोजिशन इफ यू टेक, तो समाजवादी पार्टी इज अ बिगर फैक्शन एंड अपना दल इज अ स्मॉल फैक्शन। तो ऐसे में हम जमीनी रूप पे कितने भी मजबूत हो, आंकड़ों में हम कितने भी मजबूत हो, बट जो लीड कर रहा है वो अपनी डायनेमिक सेट करेगा एंड देयर समहाउ इट बिकम्स कॉम्प्रोमाइजिंग, कि हम थोड़ा बैक फुट पे आते हैं कि अगर हमारी 70 सीट की वर्थ है तो हम 35 पे रुकते हैं, क्योंकि वो डायनेमिक सेट हो रही है। और डायनेमिक्स जब सेट हो जाती है उसके बाद पॉलिसीज बनती हैं। अब आ जाइए आप सत्ता पक्ष की डायनेमिक्स की तरफ। सत्ता पक्ष में भी बहुत फैक्शंस हैं, बड़े फैक्शन भी है, छोटा फैक्शन भी है। लेट्स टेक ओम प्रकाश राजभर जी, लेट्स टेक निषाद जी। तो ओम प्रकाश राजभर जी का जो डिपार्टमेंट है, वहां वो चाहते होंगे कि जिला पंचायत चुनाव हो, लेकिन जो बड़ा फैक्शन है वो नहीं चाहता कि जिला पंचायत चुनाव हो। सो हियर वो मैंडेट में है, ही इज इन सत्ता। छोटा फैक्शन जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनके पास जो पावर होने चाहिए उनके डिपार्टमेंट के पॉलिसीज लागू करने के लिए, वो ऊपर से कंट्रोल हो रहा है। सो ही इज हेल्पलेस। और दूसरा, ये फैक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग तब हो जाता है क्योंकि आप जो पॉलिसीज बना रहे हैं उसको ब्यूरोक्रेट लागू करते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स भी अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं आपकी पॉलिसी को, तो आपको मैंडेट तो मिला, बट उस मैंडेट की पावर को एग्जीक्यूट करने की अथॉरिटी नहीं है आपके पास। सो इट बिकम्स कॉम्प्रोमाइजिंग। मतलब ये कि मैंडेट मिलने के बाद भी हेल्पलेस हो सकता है पॉलिटिकल लीडरशिप। सी, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, ये तो बिल्कुल दिख रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं चला रहे हैं, सरकार भी नहीं चला पा रही। जो सरकार के मुखिया हैं, कहीं और से पूरा सिस्टम कंट्रोल हो रहा है, और इस प्रकार से कंट्रोल हो रहा है कि जो सत्ता पक्ष में मेजर फैक्शन है या माइनर फैक्शन, दोनों ही इस प्रदेश की जनता की जवाबदेही में 0 पॉइंट पे खड़े हो रहे हैं। मैम आपकी जीत जो थी, आपकी जीत को हम कास्ट अरिथमेटिक समझें या नैरेटिव डिसरप्शन के रूप में देख सकते हैं इसको? देखिए, जैसे मैंने अपनी बात स्टार्ट करते वक्त कहा कास्ट की कि बात किया। मेरी जो एंट्री है वो इनहेरिटेड पॉलिटिक्स का स्पेस मेरे लिए बनाया गया, जी, और उस नाते मेरी एक कास्ट के नाम पर एक पहचान भी रही, मैं किस समाज से आती हूँ। जी, और सिराथू जो मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी है, वहां पर मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मेरी जो जाति है वो Dominant। बाहुल है, लेकिन हाँ डिसाइसिव है। और ऐसे में क्या हुआ है कि जब मेरा नाम वहां आया तो वो पूरा जो समाज था वो एकजुट हुआ, और एकजुट होने के साथ साथ अदर जो फोर्सेस थे और मेरे साथ जो मेरे बड़े फैक्शन के रूप में अलायंस पार्टनर थे, उनके मानने वाले और उनके जो समर्थक थे, इस वोट बैंक में उनके सपोर्टर्स का वोट ऐड हुआ। जीत हुई मेरी, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वहां पर और फैक्टर्स भी थे जो काम कर रहे थे। कास्ट एरिथमेटिक निश्चित तौर पर काम करी, लेकिन नैरेटिव भी वहां डिस्ट्रक्ट हुआ। वहां की जनता ने लोकल कनेक्ट को वर्सेस एक बड़े नेम बड़े फेम की लड़ाई बनाई, हम्म, और उसमें उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि अगर जनता चाह ले तो नैरेटिव रातों रात बदलते हैं। और जब उन्होंने बदला तो जीत आई। वो जीत कास्ट एरिथमेटिक के बेस पर जरूर हो सकती है, लेकिन उस जीत को पॉलिटिकल फैक्टर, यस, और उस जीत को पॉलिटिकल मीनिंग जो है वो नैरेटिव डिस्ट्रप्शन ने दिया। तो अगर मैं बोल दूं कि सिर्फ कास्ट की वजह से जीत है, तो जो मैसेज था वो कहीं मिस हो जाता है। और अगर मैं कह दूं कि नैरेटिव ने किया, तो कास्ट की इंपॉर्टेंस या आप बोल दें जमीनी हकीकत को हम नकार रहे हैं। तो चित्रण अगर किया जाएगा तो दोनों का एक बैलेंस रहा है। आपको लगता है कि इंडियन डेमोक्रेसी, ये एक तरह से साइड इफेक्ट है इंडियन डेमोक्रेसी का, तो इंडियन कभी आइडेंटिटी न्यूट्रल वोटिंग की तरफ बढ़ सकती है कि न्यूट्रल हो, ये इंसाफ की बात हो
तो आपको क्या लगता है, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन बता दूं दोनों या? चीजें बताइए। ओके, तो काल्पनिक तो ये है कि सरकार बता रही है सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, और हम चल रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास और सबके विकास के लिए। हम्म, लेकिन जो वास्तविकता है, जो व्यवहारिक चीज है, वो ये है कि इस देश में 135 करोड़ लोगों की जाति है, और जाति के नाम पर यहाँ पर वोट मूव करता है, और जब वोट मूव करता है तो जाति के नाम पर शोषण भी है, और उस शोषण को खत्म करने के लिए सामाजिक न्याय इस देश के संविधान का मूल आधार है। और जब तक इस देश में सामाजिक न्याय स्थापित नहीं होगा, तब तक जो ये आइडेंटिटी वाला वोट फ्लक्चुएशन है, ये रुकेगा नहीं। इसीलिए मैंने पूछा कि आप मुझसे व्यवहारिक चीज सुनना चाहते हैं या हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल ये है कि ऑल इज वेल, बट लेकिन जो जमीनी हकीकत ये है कि जाति वो चीज है इस देश में जो जा ही नहीं रही है, और वो इसलिए नहीं जा रही क्योंकि हम सामाजिक न्याय को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो सामाजिक न्याय जब इस देश के धरातल की क्या बोलते हैं हकीकत बनेगी, तब डेफिनेटली इशू बेस्ड जो है वो वोटिंग होगी। कैसे हो सकता है ऐसा? ये लॉन्ग टर्म होगा, ये रातों रात नहीं होगा। कुछ अभी परसेंटेज अभी बदलाव आया है? 70 साल की उसमें आजादी में जी। बाबा साहब अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय दिया था, और उन्होंने बोला था सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। उन्होंने सबसे ऊपर सोशियो रखा, फिर इकोनॉमिक रखा, फिर जस्टिस रखा आपका पॉलिटिकल। हम लोगों ने पॉलिटिकल को नंबर 1 कर दिया, और हम पॉलिटिकल जस्टिस के लिए लड़ने लगे, और अपने पिछड़े समाज के, दलित समाज के, आदिवासी समाज की संख्या हमने एज MP MLA बढ़ा ली। लेकिन क्या उनके सदन में संख्या बढ़ने के बावजूद जो समाज के ऊपर अत्याचार थे, जातिगत भेदभाव था, शोषण था, वो खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। अगर खत्म हो गया होता तो UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 जैसे विनियम की रूपरेखा नहीं बनाई जाती। वो इसी आधार पे तो बनाई गई कि एक दशक में 118% जातिगत भेदभाव यूनिवर्सिटीज में बढ़े, जहां से इस देश का नेतृत्व निकलना है। अगर वहां पर जातिगत भेदभाव के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो फिर हम कैसे कह दें कि आइडेंटिटी से हट करके इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है? अभी तो हम जाति के आसपास ही लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कैसे ये सुधार कैसे हो सकता है? देखिए, ये सुधार तो रातों रात नहीं हुआ, इट्स अ लॉन्ग टर्म, मतलब जो एक संघर्ष है, चल भी रहा है इस देश में संघर्ष। बहुत से हमारे पुरोधा ऐसे रहे जिन्होंने संघर्ष किया है इसके लिए, कर रहे हैं लोग। और आज भी लोग कर रहे हैं जिसकी जिसकी क्षमता है। लेकिन हाँ, पॉलिसीज ऐसी बननी चाहिए जिनको जमीनी तौर पर सोशल जस्टिस को उतारने के लिए और उकेरने के लिए लागू किया जाना चाहिए। और जब ये चीजें लागू हों तो सबसे पहले शिक्षा के स्तर को देखना चाहिए। शिक्षा शुड बी मैंडेटरी, कंपल्सरी एंड इक्वालिटी से भरी हुई शिक्षा अगर आप देंगे तो निश्चित तौर पर शिक्षा वो फ्रंट होता है जो किसी भी देश में बदलाव का सबसे बड़ा हथियार होता है। तो अगर हम शिक्षा को खत्म कर देंगे या डिस्टर्ब करेंगे तो फिर हम भूल जाएं कि हम आगे विकसित हो सकते हैं। लेकिन अगर शिक्षा को हम बढ़ा ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो जमीनी हकीकत हम देखना चाहते हैं वो दिखेगी। अभी जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें मैक्सिमम जाता है तो 60% तक, 62%, 3%। इसका मतलब है कि लोग तो अवेयर नहीं है। लोगों को लगता है इसका मतलब कि वोटिंग कुछ भी होगी, हम वोट किसी को भी देंगे, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लोग हिम्मत 35% लोग हिम्मत हार चुके हैं। 65% लोग अभी वोट दे रहे हैं, और उसमें भी आपने जमीनी हकीकत बताई कि ज्यादातर उसमें कास्ट बेस ही वोटिंग होती है। कास्ट पे वोटिंग अगर होती है तो फिर वोटिंग करने की जरूरत ही नहीं। आप अंदाजा लगा लीजिए कितने कितने, वो तो है ही डेटा, कितने कितने परसेंटेज लोग हैं हमारे यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। नहीं, देखिए, ये डेटा जरूर है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोग हैं, लेकिन ये डेटा सरकार के पास नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं। और इसीलिए लगातार तमाम विपक्षी दल जो हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि आप जातिवार जनगणना कराइए। जब जातिवार जनगणना होगी तभी तो पिछड़े समाज की आंकड़े निकल के आएंगे। और ये जो जनगणना है वो किस लिए है? अगर SC ST समाज की जनगणना हो रही है, लगातार हो रही है, तो उनको उस वक्त आरक्षण दे दिया गया था लगभग 22.5%, वो उस वक्त की जनगणना के हिसाब से, और उसमें एक लिमिट लगाई गई थी
कि 10 साल का रिव्यू पीरियड होगा। जी 10 साल बाद आप उसकी पुनः रिव्यू करिए और अगर इस समाज की जनसंख्या बढ़ गई है तो उसका आरक्षण दीजिए। वैसे ही ओबीसी समाज के लिए तो आज तक कभी जनगणना हुई नहीं। जब उस वक्त जनगणना हुई थी तो 52% बताया गया था और उसके सापेक्ष 27% आरक्षण दिया मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद। तो उस वक्त से तो आज तक 35 वर्ष का समय हो गया, तो रिव्यू क्यों नहीं कर रहे आप? जातिवार जनगणना करेंगे, आप रिव्यू करेंगे तो आपके सामने सिर्फ संख्या निकल के नहीं आएगी, आंकड़े निकल के नहीं आएंगे, बल्कि इस देश की जो सच्चाई है वो निकल के आएगी। ये वैसा हुआ जैसे आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप टेस्ट कराएंगे तभी तो पता चलेगा बीमारी क्या है, तभी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। लेकिन अगर सिर्फ डॉक्टर आपको देख के बोल दे कि खांसी, खर्रा, जुकाम, नजला सब है, तो कोई भी दवाई आपके ऊपर काम नहीं करेगी। डायग्नोज करना सबसे पहले। एग्जैक्टली तो जातिवार जनगणना इस देश की वास्तविक असलियत और संरचना को डायग्नोज करने का सबसे अहम और इंपॉर्टेंट टूल है और उसको सरकार नकार रही है। तो उसको नकारने के बाद आप कोई भी योजनाएं बनाएंगे वो सुपरफिशियल ही होंगी। आप बना रहे हैं गाय के लिए और इलाज की जरूरत है गधे को या घोड़े को, तो कैसे इफेक्ट होगा? आपने बताया कि यूनिवर्सिटी की आपने मिसाल दी। जी अगर जो भी रिजर्वेशंस हैं, रिजर्वेशंस को सीधे तौर पर जॉब से लिंक किया जाता है, जी सरकारी जॉब से। हम्म। तो इस बीच आपने देखा होगा कि सरकारी जॉब का मतलब ये हुआ कि पब्लिक सेक्टर्स जो है वो कम होते जा रहे हैं, उनकी वहां पर नई वैकेंसीज नहीं हो पा रही क्योंकि उनकी गिनती कम होती जा रही है, वो प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं। अगर प्राइवेटाइज इस तरह धीरे धीरे करके सब होते जाएंगे तो आप पूरा ले लीजिए रिजर्वेशन, उसका फायदा कहाँ हो पाएगा? देखिए, रिजर्वेशन की मूल अवधारणा क्या है कि जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के अवसर दिए जाए। तो वो अवसर देने के लिए आपके पास 65 साल से वो अवसर थे, आप अपनी योग्यता के अनुरूप उन अवसरों पर बैठे हुए थे। अब जब ये लिखित है संविधान में कि इस जाति को, इस समाज को इतने प्रतिशत के हिसाब से अवसर दीजिए, तो आप अवसर ईमानदारी से दे क्यों नहीं रहे हैं? बल्कि आप क्या कर रहे हैं कि आपकी कुर्सियां ना खाली कराई जाएं, आपके ऊपर से वो श्रेष्ठ होने का टैग ना हटे, इसलिए आप इन एंटिटीज को, आप इन सरकारी जो संस्थानें हैं उनको आप बंद कर रहे हैं। और बहाना आप क्या बता रहे हैं? बहाना बता रहे हैं कि सब लॉस में है। अगर वो यूनिट्स लॉस में है तो उनको बिजनेस हब्स कैसे खरीद रहे हैं? बिजनेस हब्स कैसे खरीद रहे हैं? आपने बीएसएनएल को बंद किया, आपने एलआईसी को बंद किया, आप तमाम चीजों को बंद कर रहे हैं। अगर आपके एयरपोर्ट्स लॉस में थे तो उसको अडानी ग्रुप कैसे खरीद रहा है? अगर हमारा बिजली विभाग लॉस में चल रहा था तो आपने स्मार्ट मीटर लगा करके आपने उसको प्राइवेटाइज कर दिया। तो क्या आपकी प्राइवेट कंपनी से ये डील थी कि पहले आप सरकारी पैसे पे स्मार्ट मीटर बदलवाएंगे और जब पूरा सिस्टम चाक चौबंद हो जाएगा तो आप प्राइवेट कंपनी को, जो कस्टमर्स हैं, उनसे पैसा वसूलने के लिए हैंड ओवर कर देंगे? तो सरकार की पॉलिसी ही गलत है। सरकार खुद ही तो सरकारी संस्थानों को लाभ का सौदा बता करके वो जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जो अवसर मिलने चाहिए वंचित समाज को, उनके आरक्षण को छीनने का काम कर रहे हैं। तो कहां तक ये सरकार का ये कहना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहां तक सार्थक हो रहा है? बिल्कुल। बीएसएनएल की बात की आपने। बीएसएनएल अगर कोई लेता है, टेक ओवर करता है, तो बीएसएनएल डेफिनेटली लॉस पर है। आप देखेंगे तो पिछले 8-10 सालों से लॉस पर है, लेकिन आप उसके प्रेमिसेस देखेंगे, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में, हर शहर में उसके पास बहुत लैंड और बिल्डिंग है, इसकी वैल्यू बहुत है। लिया जाएगा वो बुक वैल्यू पर। जब उसको कोई प्राइवेट कंपनियां लेंगी वो बुक वैल्यू पे लेंगी। राइट। बुक वैल्यू तो 50 साल पुरानी इसमें डिप्रिशिएट होती जा रही है, वो बहुत कम, और लॉस होने की वजह से कम में बेची जाएगी। तो इस तरह से इनडायरेक्टली तो बहुत फायदा पहुंचा दिया जाएगा। इनडायरेक्टली क्या, पूरी सरकार सीना ठोक करके जो सरकारी संस्थान हैं उनको कुछ मुट्ठी भर लोगों की तरफ शिफ्ट कर रही है। अब यहीं पर आता है जो चेतना होती है, जो एजुकेशन होती है, जो शिक्षा होती है, जो तर्क सिखाती है, उसका महत्व। जो आम जनता उत्तर प्रदेश की है या इस देश की है वो ज्यादातर साक्षर है, एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो वो कर क्या रही है? वो सिर्फ ये देख रही है कि ये तो बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, नई नई कंपनी लग रही है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि जहां आपके बच्चों की नौकरी और भविष्य सुरक्षित था, उन संस्थानों को
दबा करके खत्म करके आपके रोजगार की अपॉर्चुनिटीज को खत्म करके जिनको बैठाया जा रहा है वो लोग हैं जिनको Exploit. देश से, आपके बेहतर भविष्य से या आपके उत्थान से मतलब नहीं है। वो प्राइवेटाइज कंपनीज हैं और उनको अपनी बढ़ती हुई करेंसी से मतलब है और सरकार उनके एजेंट के रूप में काम कर रही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा परसेप्शन का गेम है कि परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है बड़ा अच्छा बना रही है और उस परसेप्शन के पर्दे के पीछे इस देश को पुनः कहीं ना कहीं गुलामी की तरफ ले जा रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि 70-75 वर्ष पहले गुलामी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी और आज अगर गुलाम बने तो इन प्राइवेटाइज कंपनियों के बनेंगे। अंतर सिर्फ इतना है। तो आप आवाज उठा रही हैं इस तरह की सदन में। एक तो जो आपने भी जॉब की बात की, एम्प्लॉयमेंट की बात की, उसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो बिजनेसेस हैं, उसको भी आप देख रही होंगी कि इस वक्त जितने भी लोग हैं, आपको 100% नहीं, 50% 40% लोग इस वक्त या तो मॉल से खरीदारी कर रहे हैं और या ऑनलाइन कर रहे हैं। जी तो जो छोटे दुकानदार हैं, जितने भी मिडिल स्मॉल, वो भी चले जा रहे हैं। जी इस तरह से सेंट्रलाइज हो रहा है वेल्थ। तो इस पर कोई आवाज आपने उठाने की कोशिश की है? देखिए, मैंने हमेशा सदन में इस बात को कहा कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं हमारे देश और हमारे देश की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को भी खराब करेगा और उसमें होना ये चाहिए कि सरकारी संस्थानों को ही रीलिव कैसे किया जाए, उनको रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए, वो सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए। आज प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए जा रहे हैं और आप उनको घाटे का सौदा बता रहे हैं। कभी आप मर्जर की बात करते हैं, कभी आप क्लोजर की बात करते हैं। क्या इस बात पे सरकार का ध्यान नहीं होना चाहिए कि वो जो खेत में काम करने वाला किसान है, जो आपकी जीडीपी को दुगना कर रहा है, उसी का बच्चा तो उन प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ रहा है और जिसको आप सब्सिडी नहीं दे रहे, जिसको आप उचित बाजारी मूल्य उसकी फसल का नहीं दे रहे, जिसको आप जीने लायक कंडीशंस नहीं दे रहे हैं, उसके बच्चे की अगर शिक्षा भी बंद हो जाएगी तो ऐसा है कि इस देश का जो अन्नदाता है उसको तो आप धीमे धीमे पहले मजदूर बनाया क्योंकि आपने उसकी जमीनें ले ली और अब मजदूर से आप उसको भिखारियों के कटोरा पकड़ा रहे हैं। तो आप किस तरफ ले जा रहे हैं इस देश को? इस बात को मैंने सदन में कहा और मैंने ये कहा कि अगर आप इस बात को अपने बजट की किताब में लिख रहे हैं कि आपके सरकार की जीडीपी किसानों की वजह से दुगनी हुई है, तो फिर इस किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए जैसे आपके पास फैक्ट्री को आपने उद्योग का दर्जा दिया है, वैसे कृषि को भी उद्योग का दर्जा दे दीजिए और जो उद्योग का दर्जा आप दें उसके बाद उस खेत का जो मालिक है किसान, उसको ये अधिकार दीजिए कि उसके खेत, उसकी फैक्ट्री से निकल के जो फसल बाजार जाएगी उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस और उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य वो दोनों किसान तय करें। आपको कोई विशेष योजना नहीं बनानी पड़ेगी। सरकार इस पे बात नहीं कर रही है, लेकिन सरकार इस पे बात कर रही है कि जो प्राइवेट कंपनी है, चाहे बल्ब बनाने वाली चाहे एसी बनाने वाली, उसको आप कैसे G20 समिट करके यहाँ पर जगह दे दें अपने आप को सेटअप करने के लिए। अच्छा मैम, अब हम आते हैं महिला नेतृत्व की तरफ। इसमें क्या मतलब ये सिर्फ वो अभी भी लार्जली ये सिंबॉलिक है या डिसीजन मेकिंग में कोई इसका कंट्रीब्यूशन है देश में? महिला नेतृत्व कंप्लीटली सिंबॉलिक भी नहीं है और कंप्लीटली डिसीजन मेकिंग में भी नहीं है। ये कह सकते हैं कि धीमे धीमे हाँ सिंबॉलिक से सिस्टम की तरफ ट्रांजिशन फेज में है, क्योंकि ज्यादातर इस देश में महिलाओं को या तो टोकन टिकट या सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया गया या हिरार्की कैरी ओवर की तरह इस्तेमाल किया गया। लाइक आई कैन बी एन एग्जाम्पल टू दैट। मुझे एक पॉलिटिकल, मेरे पिताजी की पहचान थी, एक संगठन था, तो वहां पर इस विरासत को आगे कौन ले जाए उसके रूप में मुझे खड़ा किया गया। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें ये दिखाना होता है कि हम महिला को आगे बढ़ा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो न्यूमेरिक जो वैल्यू को बढ़ाना है उसके नाम पर हम आगे करते हैं। डिसीजन मेकिंग में तो उनका पार्टिसिपेशन हो ही नहीं सकता। पार्टिसिपेशन नहीं होता क्योंकि अगर प्रधान एक महिला है तो सारा काम प्रधानपति करता है। हाँ, विधायक अगर एक महिला है तो सारा काम उसका हस्बैंड करता है या उसका कोई भी मेल काउंटर, आमतौर से। और ये इंडियन पॉलिटिक्स की हकीकत है। लेकिन जो मैंने एक बात कही कि धीमे से सिंबॉलिक से सिस्टम की तरफ एक चेंज आ रहा है, तो उसमें आप देखेंगे, और मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि इसी देश में जहां महिला सिंबॉलिक की तरह इस्तेमाल हुई है, वहीं इस देश में जयललिता जी सीएम बनी,
ममता बनर्जी जी सीएम है, शीला दीक्षित जी सीएम रही, इस देश की प्रधानमंत्री रही, इस देश के राष्ट्रपति महिला रही। तो वो ट्रांजिशन हो रहा है और उस ट्रांजिशन को हालांकि बहुत लंबा वक्त लग रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो धरातल पे बहुत मजबूती और सकारात्मकता के साथ हो रहा है। और ऐसे आप अगर उनको रिप्रेजेंटेशन दे भी रहे हैं तो रिप्रेजेंटेशन मैं मानती हूं कि वो निराधार होगा अगर जिस पोस्ट पे वो बैठे हैं वहां से जुड़ी हुई पावर की एग्जीक्यूशन की अथॉरिटी उनके पास ना हो। अगर मैं एक विधायक हूं और एक विधायक होने के नाते विधायक से जुड़ी हुई जो पावर है उसके एग्जीक्यूशन की अथॉरिटी मेरे पास नहीं है तो फिर मैं क्या बदलाव कर पाऊं। बिल्कुल। और अगर अथॉरिटी है तो निश्चित तौर पर मैं लड़के भिड़ करके अपनी समझ के अनुरूप अपने अनुभवों के अनुरूप बदलाव करने का प्रयास कर सकती हूँ और जो आज नहीं तो कल किसी के लिए उदाहरण स्वरूप बनेगा। हाँ, कोई भी सीट अगर कभी महिला सीट बन गई तो वो अपने घर की किसी अपनी वाइफ को आमतौर से उसने बना दिया तो काम तो वही करेगा, काम तो वही कर रहे हैं। लोग कहेंगे भी विधायक जी उसी को जी। और विधायक में भी और छोटे लेवल पे कॉर्पोरेट में भी उसी तरह चल रहा है। विधायक में शायद जी। विधायक लेवल पे या एमपी लेवल पे थोड़ा छुपके होता है और जी। प्रधान लेवल पे क्षेत्र पंचायत लेवल पे हाँ, बहुत ज्यादा खुलेआम होता है। खुलेआम होता है। वहां कम से कम सदन में तो जाना पड़ेगा, उसी रिप्रेजेंटेटिव को ही जाना पड़ेगा और धीरे धीरे वो इवोल्यूशन उसका होने लगेगा। तो क्या लीडरशिप, वीमेन लीडरशिप राजनीति के डिस्कोर्स का फंडामेंटल रिफॉर्म कर सकती है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन ये ऑटोनॉमस नहीं होगा। ये संघर्ष के रास्ते अनुभव को इस्तेमाल करते हुए एक रात में भी नहीं होगा। जैसे सामाजिक न्याय की लड़ाई एक बहुत लंबा संकल्प और संघर्ष है, वैसे ही सिंबॉलिक से सिस्टम में बैठना और सिस्टम में अथॉरिटी के साथ रिप्रेजेंटेशन करना ये एक बड़ा संघर्ष है, प्रोसेस है। हाँ, और इस प्रोसेस को होने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये अचीवेबल है, होगा जरूर। अच्छा, ये जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की बात अगर हम करें तो क्या आपके नजदीक इलेक्टोरल वर्डिक्ट जो आता है वहीं तक सीमित है ये अकाउंटेबिलिटी या कंटिन्यूअसली पब्लिक स्क्रूटनी बहुत जरूरी है इसमें? महिला के लिए नहीं, मतलब डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के लिए। देखिए, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ही तो नहीं है हमारे देश में। हम डेमोक्रेटिक मैंडेट पा रहे हैं, पब्लिक स्क्रूटनी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो इसका रास्ता कुछ बताएंगी आप? देखिए, कैसे? अगर स्क्रूटनी होती तो जब इस देश में नोटबंदी हुई, आम जनमानस चाहे वो विपक्ष का सपोर्टर रहा हो चाहे सत्ता पक्ष का सपोर्टर रहा, परेशान सब हुए। उसके बाद भी वही सरकार रिपीट होती है। फिर उसके बाद आता है जीएसटी, उसके बाद आता है लॉकडाउन। उस दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष से दायरे से अलग हटके आम जनमानस परेशान हुआ। और अगर आम जनमानस परेशान हुआ तो उसके पास वो ताकत थी, वोट की ताकत, कि वो इस सरकार को गिरा सकता था जिसने गलत पॉलिसी को एनफोर्स किया और जिससे आम जनमानस परेशान हुआ। उसकी कमाई गई, उसकी पढ़ाई गई, उसको हर प्रकार से लॉस हुआ। तब भी नहीं हुआ और फिर रिपीट हुई ये गवर्नमेंट। तो अगर जनता वास्तविकता में एनालिसिस कर रही होती, रिव्यू कर रही होती, तो गलत डिसीजंस के बाद जो एक बड़े मास को इफेक्ट कर रहे हैं, ये सरकार रिपीट कैसे हो रही है? अवेयरनेस कमी है। अवेयरनेस कमी नहीं है। दूसरा, जो बात वो कह रहे हैं उस बात का आंकलन हम नहीं कर रहे हैं। वो धर्म के नाम पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र की ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं। नैरेटिव सेट कर पा रहे हैं, वो नैरेटिव सेट कर पा रहे हैं। हाँ, और मीडिया उनका सबसे बड़ा आर्म्ड फोर्स है, जो उनके पक्ष में अगर वो एक लाइन कह रहे हैं तो उसको बढ़ा चढ़ा करके दिन रात वही परसेप्शन पब्लिक के बीच में क्रिएट कर रही है। तो पब्लिक, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की कमी है, अगर साउथ और नॉर्थ का आप डिफरेंस देखें तो साउथ में इनकी ये नैरेटिव नहीं चल रहा है, लेकिन नॉर्थ में इनका नैरेटिव चल रहा है। और उसका एक ही कारण है, उसका एक ही कारण है, लिटरेसी रेट। साउथ के सारे स्टेट्स लिटरेसी रेट में 90+ अबव है, और अगर आप इधर नॉर्थ के स्टेट्स देखें तो लिटरेसी रेट 90 छोड़ दीजिए, 30-40% के आसपास भी नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए शिक्षा, साक्षर नहीं, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। वो परसेप्शन इनका जो क्रिएट कर रहे हैं धर्म के नाम पर लोकतांत्रिक ताकत को लूटने का, वो साउथ में काम नहीं कर रहा है लेकिन नॉर्थ में काम कर रहा है। और इसीलिए परसीमन का नया शगुफा छेड़ा गया। जो अपोजिशन
यानी कि आपके विरोधी आपके बारे में अगर कोई क्रिटिसिज्म करते हैं, तो कौन सा क्रिटिसिज्म आपको कंस्ट्रक्टिव लगता है? कोई ऐसा है जो कंस्ट्रक्टिव लगता है? देखिए नॉर्मली एक धारणा तो है कि क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज नेगेटिव, हम्म। बट देन इट डिपेंड्स कि क्रिटिसिज्म जो हो रहा है वो है क्या। इंटेंशन क्या है? आई टेक इट दैट वे कि इंटेंशन क्या है। अब क्योंकि राजनीतिक फील्ड की बात है, तो राजनीति में तो ज्यादातर जो क्रिटिसिज्म होता है वो सत्ता संघर्ष का बाय प्रोडक्ट होता है, हम्म। और उसमें यही होता है कि ये हमसे बेहतर ना हो जाए। तो ऐसे क्रिटिसिज्म को मैं मानती हूँ कि वो आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी एनर्जी को वीकन करते हैं, सो लेट इट गो। लेकिन हाँ, अगर क्रिटिसिज्म ऐसा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कह रहा है कि आप सिर्फ पिछड़ों की राजनीति करती हैं, सो आई टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज ये मुझे एक खांचे में खड़ा कर दे रहा है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस एक बड़े समाज का विषय है, और उसमें आप मेरी लड़ाई को एक सांचे में नहीं लगा जी। सकते। तो उस केस में आई डेफिनेटली गिव एन ईयर टू दैट। मैं इसको बहुत गंभीरता से लूंगी, और मैं प्रयास करूंगी कि मैं अपने, अगर मैंने ऐसा कहीं किया है तो मैं उस चीज को चेंज करूं, रिफॉर्म करूं, सो दैट द ओपोनेंट्स डोंट गेट अ चांस कि आप मुझे खांचे में खड़ा कर दो। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर सोशल जस्टिस, और वो इस देश के एक बड़े बहुसंख्यक बड़े मास के लिए है। तो लड़ाई जाति, धर्म, लिंग, वर्ण से ऊपर उठ करके जी। बड़े मास के लिए है। बस ये जरूर है कि एक जो जाति थी वो जल्दी आपसे कन्विंस्ड हुई, और बाकी लोग धीरे धीरे कन्विंस्ड हो रहे हैं, ये right. कहा जा सकता है। थ्रू द पैसेज, थ्रू द कोर्स ऑफ स्ट्रगल जो मैंने किया, उन्होंने मेरे शायद काम का आंकलन किया। अच्छा, आप सिराथू या यूपी या इंडिया के लिए जो विजन देखती हैं, तो वो इंक्रीमेंटल चेंज का है या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का है? धीरे धीरे चेंज होना या रिफॉर्म जरूरी है उसमें? देखिए, एक होता है यूकेलिप्टस का पेड़ जो अपनी लंबाई के लिए जाना जाता है, और एक होता है बरगद का पेड़। अगर तेज आंधी आए तो यूकेलिप्टस गिर जाता है, लेकिन बरगद का पेड़ खड़ा रहता है। तो मैं विश्वास रखती हूं कि धीमे धीमे हो, लेकिन बरगद की तरह फैल करके हो, और ऐसा हो कि जो जमीनी स्तर पे इतना मजबूत दिखे कि उसको किसी की भी खराब नीतियां खत्म ना कर पाए। निश्चित तौर पर जो भी होगा वो छोटे छोटे सुधारों के साथ ही होता है, लेकिन बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज ही किसी भी देश को विकसित या विकासशील बनाने की बात को परिभाषित करता है। तो मैं ये बोलूंगी कि रिफॉर्म हो, छोटे छोटे इंक्रीमेंटल। सुधारों के साथ हो, लेकिन स्ट्रक्चरल हो, और वो ऐसा हो जो एक बड़े समाज को इफेक्ट करते हुए उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक और उनकी शैक्षणिक हर प्रकार की गुणवत्ता में वृद्धि करे। मिसाल तो आपने ठीक अच्छी दी कि बरगद के पेड़ की तरह होना चाहिए। मतलब आप इसमें देखती कहाँ पर है कि मतलब कैसे कैसे ये बेस बना दिया जाए इतना मजबूत, कैसे ये रिफॉर्म कर दिया जाए इतना मजबूत? आपने कहा कि मीडिया आपके पास नहीं है, आप मासेस तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज जो पहुंच रही है वो बहुत कम लोगों तक पहुंच पा रही है। तो और ये कम लोग भी होंगे जो काम कर पा रहे होंगे, तो कैसे आप बेस मजबूत करेंगे इसमें? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि छोटे छोटे सुधार, और छोटे छोटे सुधार करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मुझे हर उस जगह तक पहुंचना होगा जहां तक मेरा सामर्थ्य है। जैसे कि आप आज हमारे हुए छात्र संवाद के कार्यक्रम को देख लें, तो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन जो लागू नहीं हो पाया इस देश में, वो सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करता है? छात्रों को। तो मैंने आज उनसे संपर्क किया और ये उनको बताने का काम किया कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन कैसे बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो रहे हैं जातिगत भेदभाव के नाम पर, अगर फोर्स्ड ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, अगर इंस्टीट्यूशंस में हम पीएचडी के स्कॉलर हैं और वाइवा में मेरे 2 नंबर आ रहे हैं तो मेरी पीएचडी पूरी नहीं होती, अगर मैं यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसरशिप के लिए इंटरव्यू देने जाती हूँ और मुझे एनएफएस कर दिया जाता है और मुझे नौकरी नहीं मिलती है, तो इन सब की जानकारी अगर व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो आप बदलाव कैसे करेंगे? और क्योंकि हमारे जो लोग हैं, जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, जो इस देश की रीढ़ है, वो गांव में रहता है, कस्बों में रहता है, शहरी क्षेत्र में बहुत कम रहता है।
शहरी क्षेत्र में तो जबरन उसका पलायन करा दिया गया। तो वहां जब वो रह रहा है तो उसको ये छोटी छोटी चीजें हमको पहुंचानी होंगी और सार्थक और पॉजिटिव नैरेटिव के साथ पहुंचानी, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपना पक्ष दिखा रही है। तो आपको अगर पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन का कोई मौका मिले तो आप किस सेक्टर में काम करना चाहेंगी? सबसे पहले एजुकेशन से ही सब कुछ, एजुकेशन से ही बदलाव होगा, और ये वो क्षेत्र होता है जो बाकी सभी क्षेत्रों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। तो आप अपना जो सियासी सफर है उसे आप सिरातू तक ही महदूद रखना चाहेंगी या आप स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पर काम करना चाहेंगी? नहीं, मेरी पहचान है, मैं आज आपके सामने बैठी हूँ तो सिराथू एंकर है। सिराथू हैज गिवन मी अ बेस, और एक बड़े नैरेटिव के सामने, एक बड़े नेम, एक बड़ी ताकत के सामने आम आदमी को उन्होंने सदन में भेजा है। तो सिराथू इज लाइक मेरा जन्म किया हुआ बच्चा, जिसको मैं हमेशा प्रायोरिटी पे रखूंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ सिर्फ सिराथू से अगर पूरे सूबे की रचना और संरचना बदल जाए तो मैं अपने आप को वही रिस्ट्रिक्ट कर दूं। लेकिन जिस फील्ड को और जिस विषय को लेकर के हम चले हैं, जिसकी हम बात करते हैं, सोशल जस्टिस की, शिक्षा की, सामाजिक न्याय को जमीन पर उतारने की, पॉलिसीज और पॉलिसीज बनने के बाद उनका नीचे उतरना और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, ये तो सरकार से हम ही पूछेंगे। तो इन तमाम विषयों को लेकर के आपको उत्तर प्रदेश में चलना होगा, उस बात को उठाना होगा। तो सिराथू की प्रायोरिटी के साथ मैं अपने आप को और विचार को स्टेट लेवल पर निश्चित तौर पर देखती हूँ। आप अपनी भूमिका को महसूस करती हैं? जी बिल्कुल। थोड़े कुछ आखिर में हम आपके शॉर्ट में कुछ सवाल कर लेते हैं कि जीत को नैरेटिव थी या नंबर? बोथ। और ये राजनीति जो है वो अख्तियार का जरिया है या जिम्मेदारी का बोझ? इट इज जिम्मेदारी और मतलब आपके अख्तियार का मतलब वो डिस्कशन का जरिया है या जिम्मेदारी का बोझ है आपका? नहीं, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का। और सिस्टम का बदलना हकीकत है या सिर्फ एक खूबसूरत जवाब? सिस्टम निश्चित तौर पर बदलता है। उम्मीद ये है और शर्त ये है कि सिस्टम को आप किस लेवल पे बदलना चाहते हैं और रूट कौन सा लेते हैं। अच्छा, ये पब्लिक यानी कि जनता ये याद रखती है या माफ कर देती? याद तो बहुत कुछ रखती है, याद तो बहुत कुछ रखती है। याद ही रखा तभी सिराथू का इतिहास बदला। आपका फेवरेट लीडर? माय फेवरेट लीडर, द लिस्ट इज एंडलेस। हाउएवर, जिनसे Women मैंने राजनीति सीखी तो सबसे पहले तो मेरे पिताजी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी खड़े होते हैं, क्योंकि मैंने राजनीति का काकागा उनके संघर्षों से सीखा। और बाकी मैं बहुत एडमायर करती हूँ लोहिया जी को। मैंने जॉर्ज फर्नांडिस साहब के बहुत से स्पीचेस सुने हैं, मैं बहुत एडमायर करती हूँ उनको। मैं बहुत एडमायर करती हूँ शरद यादव जी। अच्छा जी। और विमेन लीडर में? विमेन लीडर में इफ आई सी तो मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं सुना है, लेकिन मैंने सुषमा स्वराज जी के वक्तव्य जो उनके लोकसभा में रहे हैं उनको सुना है, और मुझे तार्किक तौर पर उनके भी वक्तव्य बहुत पसंद आते हैं। और आज लिविंग लेजेंड के रूप में अगर आप देख लें तो ममता जी हैं। आई कंपेयर हर लाइक अ लाइनस। Results may be anything, but the way she's contesting and the way she's fighting for a people, that is commendable. अच्छा, इमेज जो बनती है वो रियलिटी से बनती है या परसेप्शन से? आज के ज़माने बीजेपी तो परसेप्शन से बना रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष के साथ और रियलिटी से जो इमेज बनती है वो बहुत दूर तक जाती है। लीडरशिप सुनने में है या बोलने में? करने में। ओके। डिसीजन दिल से लेना चाहिए या डेटा से? दोनों से। डेटा से भी लेना चाहिए बिल्कुल। डिसीजन। कास्ट सियासत की बुनियाद है या कमजोरी? इस देश में कास्ट, वर्तमान परिस्थितियों में कास्ट इस देश की राजनीति की सच्चाई है, बेस है। बिल्कुल। पावर इंसान को बदल देती है या असली चेहरा दिखा देती है? ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति पावर को अपने अंदर ले कैसे जा रहा है। अगर उसमें अहंकार आ गया जी तो वो सब कुछ बर्बाद कर देता है, लेकिन अगर पावर आने के साथ अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन करने का जुनून आ गया तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव बदलाव होता है। फियर हार जाने का होता है या गलत समझे जाने का? मुझे लगता है जानते हुए कुछ ना कर पाने का फियर होता है, जानते हुए कुछ न कर पाने का
फियर फियर, रहता है, मतलब कि आप करना चाहती हैं लेकिन लेकिन कर पता नहीं नहीं पा कर रहे। पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, इसका फियर। हाँ, सच सियासत में जगह बनाता है या कंप्रोमाइज हो जाता है? नहीं जगह बनाता है, सच। सियासत में जगह बनाता है। आपकी जीत एक एक्सेप्शन थी या नई डायरेक्शन? अगर आप मुझसे पूछें हम्म, व्यक्तिगत तौर पे तो मुझे लगता है नई ऊर्जा मुझे मिली है। डायरेक्शन तो नहीं, डायरेक्शन तो मेरे पास था, लेकिन मुझे ऊर्जा मिली है कि उसी डायरेक्शन पे चलते हुए बड़ा बदलाव किया जा सकता है। तो आपका सफर मुकम्मल है या शुरुआत है? और शुरुआत है तो विजन क्या है? अभी तो शुरुआत है और मुझे लगता है कि जो शुरुआत 12-14 साल पहले हुई थी, उसमें ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और आगे विज़न सिर्फ़ इतना ही है कि जिस सामाजिक न्याय जो मेरे लिए ढाल भी बनी, मेरा एसेट भी बनी, मेरी वोकल वॉइस का तीर भी बनी, वही आगे जो है इस देश का समीकरण भी बदलेगी, इस प्रदेश की सत्ता भी बदलेगी। आखिरी सवाल, आपके हिसाब से देश के सही मुद्दे क्या-क्या हैं? एक तो आपने जोर दिया एजुकेशन, एजुकेशन में। उसके अलावा? इस देश के किसान को उसकी मेहनत के अनुरूप उचित सम्मान और उसके अधिकार देना। एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट तो नॉट नेचुरली अगर आपने किसान को ये अधिकार दे दिया, तो वो इतनी फसल पैदा कर लेगा, इतने पेड़ लगा लेगा और इतने ज़्यादा जो जानवर हैं उनको पाल लेगा कि उससे आपको सब प्रकार की जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, उसको कंट्रोल करने की सब तमाम चीज़ें उन खेत खलिहानों में हैं। उसके लिए कोई विशेष एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। हेल्थ? आई टेक हेल्थ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और कोई सेक्टर जिस पर काम करना बहुत ज़रूरी है? महिला सशक्तिकरण पे, लेकिन सिर्फ वोकल होकर के नहीं। महिला के उनके अधिकार, उनके रिप्रेजेंटेशन, उनकी ताकत और उनको उनकी अथॉरिटी देकर के। तो अथॉरिटी वो मिलने में ये कि हकीकत में मिल सकती है जो अथॉरिटी आप चाहती हैं? देखिए, बिल्कुल मिल सकती है। अभी समूचे विपक्ष ने मिल करके महिला आरक्षण बिल को पारित किया है। इसीलिए तो कि 33% लोगों का वहाँ पर सीट पक्की हो जाए। ये तो 22 में हो चुका था। 23 में हो गया। 23। लेकिन उसमें भी विपक्ष की जो एक मांग थी वो ये थी कि वास्तविक रूप से जो गांव खेत खलिहानों में महिलाएं रह रही हैं, जिनके उत्थान और जिनको सशक्त करने की आवश्यकता है, उस 33% में उस दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान महिलाओं की जो है आप कोटा निर्धारित कर दें, ताकि वो महिलाएं भी खेत खलिहानों से लेकर के इस देश के उत्थान, इस देश की शिक्षा, इस देश की वृद्धि में अपनी योग्यता अनुरूप कंट्रीब्यूट करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। जी, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और फिर किसी मुद्दे पर आपसे जरूर बात करें। जी सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।